सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 सोशियोलॉजी का वीडियो लेक्चर पार्ट 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म को। ठीक, पहले के वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं स्ट्रक्चरल चेंज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरल चेंज के बेस के बारे में बता दिया था। ठीक, मैंने ये बता दिया था कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आना कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने बेसिकली देखा था कि इन सब चीज़ों का होल कंट्रीब्यूशन जाता है ब्रिटिशर्स को। इनकी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ की वजह से सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वेस्टर्न एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है इंडिया में किस ब्रिटिश एम्प्लॉय ने किया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताए दे रही हूँ। उनका नाम था मैकुले। ठीक, इन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया। क्यों किया? इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उस टाइम क्या था कि हम लोग जो थे वो हिंदावी लैंग्वेज पढ़ते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग अपनी ज़्यादातर चीज़ें हिंदावी और वेदास के अकॉर्डिंग चलाते थे। ठीक, इंग्लिश कोई नहीं जानता था। ठीक, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेड करने में, ठीक, इंडिया में रूल करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया। ठीक, इंग्लिश बुक्स का यूज़ करना सिखाया ताकि लोग एजुकेटेड हो पाएँ। ठीक, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर पाएँ और उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो पाएँ, क्योंकि हर किसी को तो हिंदी नहीं आती थी ना। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सेकंड वीडियो लेक्चर, सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म। बेसिकली अगर मैं किसी भी बच्चे से ये पूछूंगी कि बेटा कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है, तो उसके मुंह से यही जवाब निकलेगा कि मैम कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। ठीक, इसका मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। ये तो मोस्ट ऑफ द किड्स विल रिप्लाई दिस आंसर। मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे यही आंसर देंगे, लेकिन इसको हम एक डिफाइन वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, डिफाइन वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो उस वर्ड को समझाती हो। ठीक, जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है उसको समझाती हो। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा बना ले, वहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दे। ठीक, वहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर दे। ठीक, वहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पावर अपने कंट्रोल में ले ले, तो वो कंट्री कॉलोनी बन जाती है और उसको रूल करने का जो फेज होता है उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ओके, जैसे इंडिया में किया था ब्रिटिशर्स ने, ये आपका वाला एग्जांपल, इंडिया में किया था ब्रिटिशर्स ने, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर सारी अपने अंडर में ले ली। ठीक, वो डिसाइड करते थे कि इंडिया को कैसे चलाना है, वो डिसाइड करते थे कि इंडिया में किस चीज़ को रखना है। ठीक, तो इसी फेज को हमने बोला गया कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं उपनिवेश बार। ठीक, इसका मतलब होता है किसी और पे डिपेंड होना। वही तो था, ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो गए थे, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट कर लिया और हमारे रिसोर्सेज से ही उन्होंने अपनी कंट्री का डेवलपमेंट किया है। देख, तो ये आई होप आपको ये जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अगले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स अकेले नहीं थे जिन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। ठीक, इससे भी पहले कई लोग आए जिन्होंने अपनी इंडिया को कॉलोनी बनाया। ठीक, आपने हिस्ट्री जिन बच्चों के पास होगी वो जानते होंगे कि हिस्ट्री के वो 3 बुक्स पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। ये 3 बुक क्यों पढ़ते हैं? ठीक, हम कह सकते हैं कि इंडिया की बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है इसलिए। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली वो ये पढ़ते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई, फिर लोकल किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि अगर आप और ज़्यादा डीप में जाओगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले थी। ठीक, जिसको स्टोन एज बोला गया, जिसमें ह्यूमंस के रहने बैठने का तरीका बताया जाता है। फिर मिडिवल हिस्ट्री में बताया जाता है कि मुगल्स ने रूल किया इंडिया में। ठीक, मुगल्स इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया। फिर उसके बाद मॉडर्न में तो हम सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके अगेंस्ट जो भी नेशनल रिवॉल्यूशन हो रहे थे या नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, साथ ही साथ हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के भी बारे में पढ़ते जाते हैं। ठीक, तो इतना कुछ हम पढ़ते हैं। तो इस इन सब से आई होप आपको इस एग्जांपल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अकेले ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल नहीं किया है। ठीक, उनसे पहले भी और भी जो कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। ठीक, अब
ब्रिटिशर्स के बारे में हम इतना क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, क्यों हम ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि आपने इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज लाया है? क्योंकि देखिए, जब ये लोग आए, मुगल्स वगैरह इंडिया में आए, तो इनकी पॉलिसीज़ कुछ और थी, ठीक। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए वो अपनी पॉलिसीज़ कुछ और लेके आए, और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी थी, ठीक। फार रीचिंग पॉलिसी थी, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी थी, जिनका इम्पैक्ट आज भी हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, ठीक। इस चीज़ का जो फेज़ है उसको हम अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कवर कर चुके हैं, ठीक। कि अभी भी हम देखते हैं ना कि हम नेक और टाई का यूज़ करते हैं, ये भी हमने ब्रिटिशर से लिया है। उधर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, इवन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें हम बाईकैमलरिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेस, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात है, इसका जो आइडिया है वो भी हमने ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के लिया है, ठीक। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी पुलिस वगैरह के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अभी भी हम ब्रिटिशर एजुकेशन को लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, इफ बीसी, तो यहाँ पे भी इंग्लिश एजुकेशन ही चल रही है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम से अभी तक चला आ रहा है, तो इसलिए हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम इन्हें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि इनकी जो भी पॉलिसीज़ थी उन्होंने हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज किया। अब चलते हैं आगे। देखिए, आगे बताया जा रहा है कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि आपको हिस्ट्री आप उठा के देखोगे ना, तो आपको ये लड़ाई मारकाट के बारे में बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक। कि अरे ये लड़ाई हुई, ठीक। तब उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया, वो आए उन्होंने रूल किया, ठीक। तो इसीलिए तो हिस्ट्री को 3 फेजेस में बांट दिया गया, 3 बुक्स में बांट दिया गया है, ठीक। तो वही यहाँ बात बताई गई है कि हिस्ट्री जो है वो आपको इन्हीं सब चीज़ों से भरी पड़ी मिलेगी कि मुगल्स के आने से पहले स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक। बाबर आए, इब्राहिम लोदी के साथ उनकी बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक। तो यही सब मिलेगी। तो इस चीज़ से ही समझ में आ रहा है कि हमें पूरे उसमें यही देखने को मिलेगा, जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक, उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्गर पावर है उसका दबदबा, ठीक। यही तो देखने को मिला कि कोई नेक कमज़ोर हुआ, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ने अपना दबदबा बना लिया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो क्या कर रहे थे, वो भी तो यही कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ कर रहे थे, और जो कमज़ोर सेक्शन था उसको थोड़ी सी फोर्स दे दी, ठीक। और उसकी लड़ाई दूसरी फोर्स से करवा के उसको ख़त्म करवा दिया, और फिर इस फोर्स को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, मतलब पपेट बना लिया, अपनी कठपुतली बना ली। तो ब्रिटिशर्स भी तो यही कर रहे थे। तो हमें ये हिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेगा कि डोमिनेशन ऑफ वीकर बाई स्ट्रॉन्गर पावर, ठीक। अभी भी यही होता है। अब देखिए, अब हम ये बात कह रहे हैं कि हिस्ट्री में एनेक्सेशन यानी इन्वेजन, इन्वेड, आपको आई होप आपको इस वर्ड का मतलब पता हो, आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन पावर्स आती थी इंडिया के ऊपर, इन्वेड किया वगैरह वगैरह। तो इनको हमने 2 तरीके से बांट रखा है। हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, जो ब्रिटिशर से पहले आए थे उनको बोलते हैं प्री कैपिटलिस्ट, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसको बोला गया कैपिटलिस्ट, ठीक। प्री कैपिटलिस्ट रूल और कैपिटलिस्ट रूल। अब इनको प्री कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट रूल क्यों बोला गया, ठीक। तो इस चीज़ का मतलब तो मैं आपको पहले ही समझाई चुकी हूँ, इनकी रिफॉर्म्स और पॉलिसी की वजह से, ठीक। वो क्या रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ लाए, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उस फेज़ को कैपिटलिस्ट रूल क्यों बोला गया, उनकी भी रिफॉर्म्स और पॉलिसी की वजह से। सबसे पहले समझते हैं प्री कैपिटलिस्ट रूल को। प्री कैपिटलिस्ट रूल का मतलब है, मान लो ये कोई टेरिटरी है, ठीक। मैंने इसके ऊपर इन्वेड किया, ठीक। इन्वेड का मतलब है आक्रमण किया, मैं गई जीत, आई गेट विक्ट्री। उसके बाद मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर ला के यहाँ रहने लगूंगी, ठीक। मुझे कुछ नहीं मतलब है कि यहाँ इकोनॉमिक पावर क्या चल रही है, क्या वो चली, मेरा काम है कि इस टेरिटरी को ऊपर अब कोई और दूसरी पावर आके अपना कब्जा ना कर ले, ठीक। ये मेरा काम है। और जो वहाँ कंट्री में, क्यों, लोग तो अनाज वगैरह उगाएंगे ही, खाएंगे ही, ठीक। तो मुझे उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। और दूसरा मेरा काम है लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना, ठीक। रूल्स और रेगुलेशन को बनाना। उसके बाद मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर से, इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। तो वही बताया गया है कि जो प्री कैपिटलिस्ट लोग थे वो इनसे बेनिफिट लेते थे। जैसे इस टेरिटरी के ऊपर मैंने कब्जा किया, यहाँ मैं रहने लगी, मैं राजा बन गई, ठीक। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो किंग जो था उसको गॉड लाइक माना जाता था। ये माना जाता था कि
राजा ही भगवान है, ठीक। तो भगवान की तो सेवा की जाएगी ना। इस टेरिटरी के जो लोग होंगे वो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स किंग को देंगे, ठीक। कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स किंग को देंगे, जो भी किंग ने डिसाइड कर रखा होगा उस हिसाब से। और बाकी किंग को इनसे कुछ मतलब नहीं होगा। किंग का काम यही होगा कि वो इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए ताकि कोई दूसरी पावर इनके ऊपर इन्वेड ना कर पाए, ठीक। और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होगा, ठीक। कुछ एक्सप्लॉयटेशन जैसी जो बातें होती हैं वो नहीं होंगी प्री कैपिटलिस्ट रूल में। उसके बाद, ठीक, उसके बाद ये बताया गया है कि इकोनॉमिक जो बेस था मतलब एग्रीकल्चर, उस टाइम यही तो था प्री कैपिटलिस्ट टाइम में। इंडस्ट्रियल वगैरह का कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं होता, और जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था वो हैंडमेड थे, हाथों से बनाए जाते थे। किंग को इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं होगा। किंग को मतलब होगा सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर से, इसीलिए इसको बोला गया है प्री कैपिटलिस्ट रूल। उसके बाद इन्हें क्या था, जो भी क्रॉप वगैरह उगाई जा रही है ये उससे ही अपना वो कर लेते थे, ठीक। इनका उससे ही खर्चा पानी चलता रहता था। इन्हें अगले आदमी से कुछ लेना देना नहीं। कहाँ गई स्लाइड, ठीक। जैसे कुछ अमाउंट ऑफ क्रॉप होगी। बेसिकली उस टाइम इकोनॉमी का सोर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लोग वही फसल उगाते थे। मान लो एक कोई खेत है उसमें 15 पैकेट ऑफ अनाज हुए हैं, तो किंग आएगा उसमें से एक या आधा पैकेट ले जाएगा, ठीक। क्यों ले जाएगा, क्योंकि किंग को भगवान के समान माना जाता था ना, तो भगवान को तो प्रसाद के तौर पे दिया जाएगा ना। या फिर कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स, मुगल के टाइम पे आपको याद होगा जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे फॉर प्रोटेक्शन, ठीक। तो वो जो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स था वो डिसाइड होगा, तो वो ये लोग पे करेंगे। तो उसके लिए क्या किया रखा होगा मुगल्स ने कि वो जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको माफ़ कर दिया। बेसिकली लेते नहीं थे एग्रीकल्चर के ऊपर। इवन किंग्स के टाइम क्या था, जो लैंड होती थी, जो ज़मीन, वो दान दिए जाते थे। आपने इसके पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, लैंड ग्रांट्स के बारे में। लोगों को दान दिए जाते थे, कहते थे आप ले जाओ, उगाओ, खाओ, मस्त रहो, थोड़ा बहुत जो बने वो हमें भी ला के दो, ठीक। ये था प्री कैपिटलिस्ट। उन्हें जिस टेरिटरी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है उसकी सिर्फ पॉलिटिकल पावर से मतलब होता था, ठीक। उसके बाद उन्हें इकोनॉमिक बेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि आप ये क्रॉप उगाओ, आप वो क्रॉप उगाओ, आप ये करो, आप वो करो, कुछ नहीं। लोग जो उगा रहे हैं किंग उसी में खुश था। किंग को सिर्फ मतलब होता था अपनी पॉलिटिकल पावर से। उसके बाद जो भी इकोनॉमिक सरप्लस ग्रो हो रहा है उसमें से किंग ज़्यादा अमाउंट नहीं, इसीलिए तो यहाँ बोला गया स्कीम ऑफ। स्कीम ऑफ का मतलब है फ्री सा निकाल लेना ऊपर से। तो किंग जो था उसमें से थोड़ा बहुत ही लेता था, ठीक। ताकि वो सब तो वैसे भी प्रजा के लिए यूज़ होने वाला है, जो सब्जेक्टेड एरिया है उसके लिए यूज़ होने वाला है, तो वो जो वहाँ के लोग थे उन्हीं के पास रहने देता। अब कैपिटलिस्ट लोगों का क्या फीचर था, ब्रिटिशर्स जो थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। बेसिकली कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ऑन हो, ये होता है कैपिटलिस्ट का मतलब। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक बेस। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे और इनको इंडिया की इकोनॉमी से भी मतलब था, ठीक। इंडिया इनकी कॉलोनी थी तो इनको इंडिया की इकोनॉमी से भी मतलब था। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिससे ये जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो, ठीक। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिए गए, इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे लॉज ऑफ लैंड। लॉज ऑफ लैंड में क्या था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लैंड ऑनरशिप को चेंज कर दिया, ठीक। जमींदारी सिस्टम तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसके जो सब डिवीजन्स थे जिनके पास हिस्ट्री होगी उन्होंने पढ़ा होगा, रैयत मांडी, महलवाड़ी, ये जो डिवीजन्स थे वो ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक। पहले कोई इंडिविजुअल जो था वो अपनी ज़मीन का ऑनर हुआ करता था। अगर उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो कर्जा है तो किंग उसको पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड करेगा, कहेगा आप इसको उगाइए, खाइए, पीजिए और हमारा जो भी कर्जा है उसको चुकाइए, ठीक। लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में अलग था, ठीक। इंडिविजुअल जो था
वो लैंड ऑनर तो हुआ करता था, लेकिन जो ये इंडिविजुअल उगाता था उसको लेने वाले ऊपर से 2 लोग और हुआ करते थे। ठीक ठीक। और इवन दो इन्होंने लैंड ओनरशिप के साथ साथ ये भी डिसाइड किया कि अब खेत पे कौन सी ग्रो उगाई जाएगी। आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस नेशनल मूवमेंट के बारे में जिसका नाम है सत्याग्रह, जिसमें इंडिगो के महात्मा गांधी ने देखा था चंपारण में इंडिगो उगाया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल होने लगी, अनउपजाऊ होने लगी। तो लोगों ने इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी से हेल्प मांगी कि आप उनसे बात कीजिए चल के, ये सब चीज़ें। तो ये सब यही तो डिफाइन करते थे, डिसाइड करते थे ब्रिटिशर्स क्या क्रॉप उगाई जाएगी। ये हमारे यहाँ के फार्मर्स के लिए नॉन यूज़फुल क्रॉप थी, ठीक, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत यूज़फुल थी। कैसे? इससे बनता था डाई। डाई होता है कलर जिसको ये क्लॉथिंग, कपड़ों के ऊपर रंग बनाने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसको खाया थोड़ी ना जा सकता है, खाने के लिए तो हमें क्रॉप्स ही उगानी पड़ेगी ना। बस उसके बाद फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया था, मतलब इंडस्ट्री जो था, लैंड ओनरशिप के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें भी अपने हाथ पैर डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सबसे पहले इन्होंने लैंड ओनरशिप को चेंज किया, ये तक डिसाइड कर दिया कि कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। साथ साथ फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा था उसमें इंडल्ज हो गए। ठीक, इन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स वगैरह मिल रहे थे, बेसिक जो प्रोडक्ट्स थे, उनको हमारे जो इंडिविजुअल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, मैं कह सकूँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, उन तक प्रोवाइड होने ही नहीं दिया। ठीक, इन्होंने कर लिया सब कुछ अपने अंडर। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉरेस्ट लॉ। ठीक, इन्होंने ट्रीज़ को कटवा दिया, टी प्लांटेशन स्टार्ट करवा दिया। ठीक, साथ ही साथ ये कुछ फॉरेस्ट एक्ट लेके आए जिनके पास जो पेस्टोरलिस्ट थे, पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो लोग मतलब चलते रहते हैं, जैसे गुज्जर, घरवाल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। गुज्जरवाल्स, घरवाल्स, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होती है फॉरेस्ट। ठीक, ये सिर्फ फॉरेस्ट पे ही रिवाइव करते हैं। तो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट एक्ट लेके आए जिनसे इन लोगों की जो लाइफ थी उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? ये अपने एनिमल्स को लेके ही तो रिएक्ट करते रहते हैं, ये सीजनल मूवमेंट करते हैं। आपने इन सब लोगों के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये सीजनल मूवमेंट करते हैं। ठीक, जब सर्दी पड़ती है तो ये माउंटेनियस एरिया से नीचे आ जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो ये माउंटेनियस एरिया पे वापस चले जाते हैं। ठीक, फॉरेस्ट एक्ट आ गए। अब इनके जो एनिमल्स का वैल्यूएबल फॉरेस्ट था, मतलब चारा था, ठीक, इनको अलाउड, फॉरेस्ट एक्ट में बेसिकली क्या था, इनको मना कर दिया गया था फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए। ठीक ठीक, और फॉरेस्ट इन्हें रखे भी नहीं थे, काट दिए थे, टी प्लांटेशन स्टार्ट करवा दिया था। जो बेसिक फॉरेस्ट था इनके कैटल्स के लिए और इनके सर्वाइवल के लिए, वो इन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ ब्रिटिश की फॉरेस्ट पॉलिसी का यूज़ कहाँ तक किया, इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया रेलवेज, इंडिया में रेलवेज का। ठीक, रेलवेज का इंट्रोडक्शन कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी। तो उस टाइम क्या था, बंगाल, ये जो मैं पिक दिखा रही हूँ उस टाइम का बंगाल था, जब 1905 से पहले लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में नहीं डिवाइड किया था। तो ब्रिटिश की फॉरेस्ट पॉलिसी क्या थी उस टाइम, क्या था, यहाँ से लेके इस बंगाल एरिया में जो था वो बिछाई जा रही थी रेलवे लाइंस। ठीक, जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी उसके लिए ज़रूरत पड़ी इनको वुड की। ठीक, इनने देख लिया असम का डेंस फॉरेस्ट, उस टाइम असम ऐसा था, ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है। ठीक, तो इन्होंने पहले एक लॉ पास किया, ठीक, जिसमें उन्होंने कुछ एरिया ऑफ असम जो था, असम का फॉरेस्ट का, उसको कवर किया। ये देखो, ये मैंने बताया यहाँ पे 1861 और 1878 के टाइम इन्होंने कुछ एरिया ऑफ असम का जो फॉरेस्ट था उसका कवर किया। ठीक, कि इतना जो फॉरेस्ट है वो हमारे अंडर में रहेगा और बाकी जो बचा हुआ है वो पेस्टोलिस्ट यूज़ कर ले। फिर धीमे धीमे बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी को किया एक्सपेंड। हमने पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे थे जिनसे उनका कैपिटलिज्म जो था वो एक्सपेंड हो रहा था। ठीक, उसके बाद इन्होंने इतना ज़्यादा एरिया कैप्चर करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये कुछ पॉलिसीज़ लेके आए, उसके बाद इन्होंने इतना एरिया स्टार्ट, ऐसा करते करते इन्होंने 42.2% एरिया जो था फॉरेस्ट का अपने अंडर में कर लिया। ठीक,
बाद में इन्होंने पूरा ही एरिया अपने अंडर में ले लिया। ठीक, अब जो ट्राइबल पीपल थे उनकी भी लाइफ को खतरा। अब वो कहाँ जाए, उनका तो बेसिक रहने का मोड ऑफ लाइवलीहुड तो फॉरेस्ट ही है ना। ठीक, वो तो नेचर पे ही डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अब वो कहाँ जाए। तो ये थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। ठीक, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था, हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे सिर्फ अपने यूज़ के लिए। तो भाई बंगाल्स में रेलवेज लाइन बिछा रहे थे, दिख गया असम का फॉरेस्ट, उसका यूज़ कर लिया, ट्राइबल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस किया, और साथ ही साथ फॉरेस्ट पॉलिसीज़ तो और जगह लगाई ही रखी थी। ठीक, जहाँ पे पेस्टलिस्ट और उनके एनिमल्स को एंटर करने से मना कर दिया था। आगे चलते हैं, इनके टाइम पे और क्या हुआ। इनके टाइम पे हुआ मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। अब क्यों मूव करने लगे, अभी हमने देखा था ना, लॉज ऑन लैंड लेके आए थे, जिसमें इन्होंने अथॉरिटी यानी ऑनरशिप के साथ साथ कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी उसको भी डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। ठीक, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। क्यों, फार्मर जो ग्रो करता था उसमें से कुछ अमाउंट तो इनका ही टैक्स देने में चला जाता था। ठीक, अब ये कुछ अमाउंट टैक्स ले रहे हैं तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा जमींदार सिस्टम वाले भी लेंगे, बीच वाले तो ज़्यादा ही खाते हैं ना, वो लेंगे। फिर फार्मर्स के पास क्या बचता था, कुछ नहीं। ठीक, ऊपर से ये चीज़ और डिसाइड कर रहे हैं कि इनको कौन सी क्रॉप उगानी है। ठीक, ये ऐसी क्रॉप बताते थे जो सिर्फ इनके इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होती थी, जैसे कि इंडिगो, जो हमारी सॉइल को नॉन फर्टाइल बना रही थी। ठीक, इनका तो काम चल रहा है, लेकिन इनका क्या, फार्मर्स का क्या, तो वही बात है। तो इसलिए जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो था इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का सेटलमेंट होने लगा था। मैंने पढ़ा था कि ये फॉरेस्ट को काट रहे थे, वहाँ टी प्लांटेशन का सेटअप बना रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि इससे बढ़िया तो है किसी हम इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, वहाँ काम करने लगे। तो वही हुआ, लोग जो थे झारखंड से, ठीक, झारखंड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, वहाँ से मूव कर रहे थे असम में टी प्लांटेशन में काम करने के लिए। टी प्लांटेशन का मतलब है चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए। इंडेंचर्ड का मतलब होता है बंधवा लेबर। ठीक, बंधवा लेबर बनने के लिए ये लोग यहाँ से लेके वहाँ तक मूव कर रहे थे। बहुत से लोग जो थे इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया, मतलब ये लोग कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक, तो इनकी एजुकेशन की वजह से क्या था, एक मिडिल क्लास राइज हो रहा था जिसमें एजुकेटेड पीपल थे, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइप, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। वो तो ये खुद ही करवा रहे थे, जैसे अभी की प्रेजेंट टाइप देखो, ट्रांसफ़र होता है ना लोगों का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही इनके टाइम भी हो रहा था। ठीक, साथ ही साथ ये इंडिया से कुछ लेबर्स ले जा रहे थे। ठीक, लेबर्स ले जा रहे थे, इंडेंचर्ड लेबर्स ले जा रहे थे एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में। क्यों, हम ये जानते हैं ना कि यूरोपियन नेशन के ऑलमोस्ट हर कंट्री ने किसी वर्ल्ड की किसी ना किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना रखा था। ठीक, अगर उसके साथ हम ब्रिटिशर्स का कब्जा देखें तो ब्रिटिशर्स ने तो बहुत सारी जगह पे अपनी कॉलोनी सेटलमेंट कर रखी थी। ठीक, इससे पहले हमने ये भी देखा था कि यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स से पहले डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़ तो सबसे पहले इंडिया आए थे। ये भी इंडिया आ चुके थे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के सामने ये नहीं टिके। ठीक, उसके बाद जो डच थे इनकी नज़र थी इधर इंडोनेशियन आइलैंड की तरफ, तो इन्होंने कहा छोड़ो, हम उधर ही देख लेंगे, इधर ब्रिटिशर्स को रूल करने दो। तो और उसके बाद इन्होंने अफ्रीका, अमेरिका में भी अपनी कॉलोनी को सेटलमेंट कर रखा था। तो वहाँ ये जो प्रोडक्ट वगैरह ग्रो कर रहे थे उनको उगाने के लिए लेबर तो चाहिए होगी ना, तो उसको ढो मतलब उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे एक दूसरे से दूसरी जगह। ठीक, तो इंडिया से भी बहुत सारे लेबर्स को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था। इस चीज़ के बारे में आपने अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ग्रिमिथ एक्ट के बारे में। ठीक, एक टाइम बाउंड कॉन्टैक्ट होता था कि आप इतने साल के लिए वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो। ठीक, उसके बाद क्या बताएगा कि बहुत से लोग जो शिप में ले, तब एरोप्लेन वहाँ चलते थे। ठीक, बहुत से लोग जो शिप में मूव कर रहे थे, कुछ लोग तो रास्ते में ही मर जा रहे थे। ठीक, और कुछ लोग जो वहाँ पहुँच गए तो आज प्रेजेंट टाइम पे हम उन्हें पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल आपने 2019 में देखा होगा। ठीक, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चक्कर में बहुत सारा हुआ कटारा, तब आपने देखा होगा कि वो हमारे ही तो डिसेंडेंट हैं, आप फिजीलैंड चले जाओ। ठीक,
वो इंडियन इंडियन के ही वंशज हैं। ठीक, आप मॉरिशियस चले जाओ, वहाँ तो लोग भोजपुरी बोलते हैं, वो भी इंडियन के ही वंशज हैं। ठीक, फिर आगे कैपिटलिज्म सिस्टम का मैंने यहाँ मतलब आपको बताया। कैपिटलिज्म सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ऑन हो। ठीक, उसके बाद कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज होके आया यूरोपियंस की एक्सप्लोरेशन की वजह से। ठीक, यूरोपियन पीपल्स जो थे उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था, वो दुनिया में घूमते फिरते रहते थे। अब जैसे आपको पता होगा कि वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज की, ऐसा बोला जाता है। नहीं, इंडिया तो पहले भी एग्जिस्ट करता था। इंडिया घूमने आए, फिर उन्होंने वहाँ अपनी नेशन में जाके इंडिया के बारे में बताया। उधर कोलंबस के बारे में बताया जाता है, ये भी यूरोप के ही थे कि इन्होंने अमेरिका की खोज की। ठीक, इंडिया जब वास्को ड गामा आए थे तो इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा वेल्थ दे के भेजा गया, बहुत ज़्यादा धन पैसा वगैरह दे के भेजा गया। ठीक, तो ऐसा ही ये करते थे, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर करते रहते थे और वहाँ से प्लंडर ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अपनी कंट्री में ले जाते थे। ठीक, इनके इस एक्सप्लोरेशन की वजह से वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई। ठीक, ये बिलीव करते थे एडवांसमेंट में। ठीक, ये बिलीव करते थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स में, इनका हैंडमेड प्रोडक्ट में बिलीव नहीं था। ठीक, तो इस चीज़ की वजह से लोग देखते थे कि इनके पास कुछ नए नए इन्वेंशन हैं, मशीन्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाते थे। ठीक, तो यही सब रीज़न था और यही सब तरीका था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना जो स्ट्रक्चरल चेंज का जो बेस था उसको सेटअप किया। ठीक, अब एक चीज़ और है इसमें, देखो यहाँ में नेशन और स्टेट का जो नाम है उसका रिलेशन बताया गया है। नेशन स्टेट दोनों को एक साथ में कैसे बोल सकते हैं? पीपल्स ऑफ अ सिंगल नेशन, वो तो नेशन कहलाएंगे जब किसी भी स्टेट के पास उसकी सॉवरेन पावर का मतलब है सेल्फ डिसीजन लेने की पावर, कि हमारी कंट्री किस चीज़ में इन्वॉल्व होगी, किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी, और उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी एरिया हो, जैसे इंडिया का ऐसा है। ठीक, इंडिया का एक डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया है ना, तो उसको बोला जाएगा नेशन स्टेट। तो ये जो चीज़ है वो नेशन स्टेट का एक रिलेशन बनाती है। ठीक, नेशन स्टेट जो है वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड है। ठीक, इन सब के बारे में हमने क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा। नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, जब आप अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे हो। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप एकजुट होकर किसी गलत चीज़ के खिलाफ चल रहे हो। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ नेशन यही था कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हमारे पास भी फ्रीडम का अधिकार है और हमारे पास भी अपने डिसीजंस लेने का अधिकार है। क्यों? उस टाइम हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, वो हमारे ऊपर अपनी मनमानी चलाते थे। और ये जो चीज़ें, जो आइडिया थी, वो अभी मैंने आपको पहली देर बताई थी कि मिडिल क्लास इमर्ज होके आई। ठीक, जो कि एक एजुकेटेड क्लास बनी जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स थे, वो ये चीज़ समझ गए। ठीक, कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन में तो हमें लिबरलिज्म, फ्रीडम वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये हमें अपनी कॉलोनी बनाए हुए हैं। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं इनके अंदर दोगलापन है। ठीक, उसके बाद इंडिया में नेशनलिस्ट लीडर्स यानी ब्रेव लीडर्स इमर्ज हो गया है। नेशनलिस्ट लीडर भी दो तरीके के थे उस टाइम, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ये जानते थे कि जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक, मतलब कोई दो लोग हैं, इसके हाथ में कुछ ऐसी खाने पीने वाली चीज़ है, ठीक, और ये बच्चा है, तो ये बच्चा क्या मानता है, इसका मतलब है कि इसको मारो थप्पड़ और छीन के भाग जाओ। तो इसकी ये जो कैटेगरी होगी उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, ये जो एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आएगा कि मार काट करो और छीन के भाग जाओ। ठीक, दूसरे आएंगे मॉडरेट, वो शांति से इससे बात करेगा, सुलह करेगा, भाई 50-50 कर ले ऐसे करके। तो ये आएंगे मॉडरेट, ये बिलीव करते थे पीस में, ये बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट होने में, मतलब कि आओ ब्रिटिशर से लड़ें, हम इन्हें अपना जज्बा दिखाएं। ठीक, तो ये बिलीव करते थे ऐसे। तो ये दो तरीके के लीडर्स हमारे इंडिया में थे। आपने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा, बहुत से कई लोगों के नाम इसमें भी देखे होंगे, इसमें भी देखे होंगे। ठीक, तो कई सारे जो लोग थे वो इमर्ज हो गए, उन्होंने लोगों को समझाया कि फ्रीडम और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध
अधिकार है। ठीक, साथ ही साथ वो अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए भी लड़े। उन्होंने कहा हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या उगाना है। ठीक, हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, कौन हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा। ये जो सब चीज़ों का जो आइडिया था वो मिडिल क्लास जो थी वो लोकल इंडियंस को समझा रही थी कि इन ब्रिटिशर्स की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।